मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का टॉपिक नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर 1931 में इसको डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट के नेम थे लिविंगस्टोन एंड लॉरेंस। दोनों ने मिलकर 1931 में इसको डिफाइन किया था। अब साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है, साइक्लो का मतलब क्या होता है? जो साइकिल में है। एंड ट्रॉन का मतलब होता है हैवी चार्ज पार्टिकल्स। साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स को साइकिल में घुमाने का काम करेगा, उसे बोलते हैं हम साइक्लोट्रॉन। इसका मेन पर्पस क्या हुआ? इट इज़ यूज टू एक्सलरेटिंग हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एट्सेट्रा। क्या पर्पस है साइक्लोट्रॉन का? कि ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सलरेट करने के काम आता है। एक्सलरेट मतलब जो उनकी स्पीड को दुगना कर देते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को दुगना करने के काम आता है। वो हैवी चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं? प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए एट्सेट्रा। इसमें जो ये तो हो गए हैवी चार्ज पार्टिकल्स। अब क्या है इसमें? स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है, जो लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इनको एक्सलरेट करने के काम नहीं आता। क्यों? तो इसका आंसर हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है इसका प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। वो क्या है कि साइक्लोट्रॉन के लिए हमें फर्स्ट चाहिए होती है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्मॉल वोल्टेज, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर में घुमाने का काम करती है। जब हम उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, स्मॉल वोल्टेज में रखेंगे, तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स एक्सलरेट करेगा। ठीक है, और एक्सलरेट मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या हुआ? स्पीड बढ़ने का मतलब है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद वो क्या होगा? जब उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल्स कैसे घूमेगा? सर्कुलर में घूमेगा। सर्कुलर में घूमने के बाद वो फिर से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी? पार्टिकल्स को फिर से एक्सलरेट करेगी, उसकी स्पीड को फिर से दुगुना करेगी। स्पीड दुगुना होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी? फिर से सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम करेगी। तो साइकिल चलता जाएगा। प्रिंसिपल क्या है इसका? When a charged particle is made to pass through small electric field again and again with the help of strong magnetic field, it can be accelerated to high energies। यही जो हमने ऊपर पढ़ा कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को किसी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं अगेन एंड अगेन, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल्स क्या हो जाता है? एक्सलरेट हो जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। ये है इसका प्रिंसिपल। उसके बाद है इसकी कंस्ट्रक्शंस में हमने दो डीज लेनी है। डी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली लेटर डी के साथ तालमेल खाती है, तो इसी कारण हमने इनको नेम दे दिया D1 एंड D2। इन दोनों डीज के बीच में हमने इन दोनों डीज को या तो हमने किसी वैक्यूम के बीच में रखना है, या फिर हमने इसमें एक गैस को फिल कर देना है इनके बीच में। गैस क्या होगा कि लो प्रेशर में हम गैस को भरेंगे। कितनी होगी जो गैस? 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी। या तो वैक्यूम में रख दो, या फिर लो प्रेशर गैस के बीच में इन दोनों डीज को रख दो। ये डीज क्या है? दोनों ही होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर डिस्क। D1 डिस्क एंड D2 डिस्क, होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर डिस्क है जी। उसके बाद इन दोनों डीज को हमने जोड़ देना है
हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटर के साथ। हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटर, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किस काम आता है? ये काम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने के साथ विद टाइम। समझाती हूँ। जैसे आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है ऑलरेडी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और नेक्स्ट सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आएगा। कैसे? पॉजिटिव साइड को ये नेगेटिव बना देगा एंड नेगेटिव साइड को ये पॉजिटिव साइड बना देगा विद टाइम के साथ। तो यहाँ से क्या पता चलता है? हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटर इज यूज टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टाइम। अब हमने यहाँ पे एक टारगेट रख देना, टारगेट लगा देना, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सेलरेट होने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो इसको हम बोल देते हैं टारगेट बोल देते हैं। अब इस पूरे ऑपरेटर्स को, ये जो पूरा ऑपरेटर्स है, इनको हमने रख देना है इन मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस जो हमने ये कंस्ट्रक्शन बनाई, इस पूरे होल ऑपरेटर्स को हमने किसके बीच में रख देना है? नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे अप्लाई की गई है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग में हमने क्या किया था? फर्स्ट पहले कंस्ट्रक्शन में कि हमने दो होमो सेमी सर्कुलर डिस्क ली थी D1 एंड D2। उसके बीच में हमने चार्ज पार्टिकल का कोई सोर्स रख दिया था। ठीक है। अब जो हमें पता है कि ये दो फील्ड की वजह से काम करता है साइक्लोट्रॉन। एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगी एंड मैग्नेटिक फील्ड उसी पार्टिकल को सर्कुलर में घुमाने का काम करेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन D1 D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन D1 एंड D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों, जहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को कंसीडर किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है हमने। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर छोड़ के बाकी हर एक जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे इस पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के बाकी सारे पाथ पे किसका इफेक्ट है? मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हमने रखा था वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। वो चार्ज पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन। जब हम प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच में रखा हुआ है प्रोटॉन को, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मूव करना शुरू हो जाएगा। D1 को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, D2 को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। प्रोटॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए वो प्रोटॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v1 के साथ। अब जैसे ही वो इस D के अंदर एंटर होगा, इस D2 के अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पे तो हमें पता इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस चार्ज पार्टिकल पर से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे किसका इफेक्ट है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या करती है? पार्टिकल्स को साइकिल में घुमाने का काम करती है। तो जब ये पार्टिकल इस D2 के अंदर एंटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ख़त्म होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आने की वजह से यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। अब यहाँ तक ये सर्कुलर पाथ में घूमा। सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से अब ये प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये प्लेट पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही ये इस प्लेट से बाहर निकला, यहाँ पे फिर से किसका इफेक्ट शुरू हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शुरू हो गया। अब ये पार्टिकल आया, क्योंकि v2 वेलोसिटी के साथ आया, दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि पहले ये v1 वेलोसिटी के साथ गया, फिर v2 के साथ गया। अब ये v2 की जो स्पीड है वो v1 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल दुगुनी गति से एक्सेलरेट हो रहा है। अब जैसे ये
इस D1 के अंदर एंटर करेगा। इस D1 में एंटर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शुरू होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से, क्योंकि ये पार्टिकल दोगुनी गति से एक्सलरेट हुआ है, तो ये रेडियस भी दोगुनी गति से कवर करेगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ख़त्म हो गया। अब पार्टिकल क्या आ गया, बाहर आ गया। जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ख़त्म होगा तब ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा और ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा। अब पार्टिकल्स यहाँ कितनी गति से, v2 गति से बाहर आया था ये, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सलरेट हो गया, तो यहाँ पे ये काफ़ी स्पीड से बाहर आया, v3 के साथ आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से ये और ज़्यादा एक्सलरेट हो गया। एक्सलरेट होने के बाद ये फिर से D2 में एंटर हुआ। D2 में एंटर होने के बाद ये फिर से क्या करेगा, दोगुनी गति से रेडियस कवर करेगा और ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक जो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, एक टारगेट लगाया था, ये पार्टिकल्स ऐसे ही घूमता जाएगा और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि वो ज़्यादा एक्सलरेट होकर हाई एनर्जी से बाहर ना आ जाए। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे उसकी पार्टिकल क्या होगी, हाई एनर्जी होगी, तो हाई एनर्जी के साथ वो इस टारगेट पे कोलाइड करेगा आगे। ये है इसकी वर्किंग। अब इसकी हम वर्किंग में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे इसका। BQV इज इक्वल टू mv²/r की जो फोर्स लग रही थी उस पॉजिटिव आयन पर, पॉजिटिव आयन कौन था हमारे पास, यहाँ पे हमने एज एग्जांपल कंसिडर किया हुआ था वो प्रोटॉन, जिसका कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जो फोर्स लग रही थी इस प्रोटॉन पार्टिकल पर, किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल को कैसे घुमा रहा था, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा था। तो वो प्रोवाइड कर रही थी हमें, वो फोर्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमें पता है mv²/r के बराबर होती है। फोर्स इज इक्वल टू BQV के बराबर। B इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज यू नो वेरी वेल। Q इज द चार्ज ऑफ द पॉजिटिव आयन, विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। BQV इज इक्वल टू mv²/r। तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज mv/bq, बिकॉज v एंड v एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, इज इक्वल टू mv/bq। तो इस इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता चलता है कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि जैसे जैसे वेलोसिटी पार्टिकल की ज़्यादा है वैसे वैसे उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जब वो दोगुनी गति वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था तो उसका रेडियस भी ज़्यादा हो रहा था। अब वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो गई, अब उसका जो रेडियस वो फॉलो करेगा, वो जो रेडियस बनाएगा वो रेडियस पहले वाले रेडियस से ज़्यादा होगा। इससे क्या पता चलता था हमें कि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा, अगर वेलोसिटी और ज़्यादा तो रेडियस उससे भी ज़्यादा। तो ये हो गया कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा वो रेडियस कवर करेगा, जितनी कम वेलोसिटी उतना कम वो रेडियस कवर करेगा। अब है नेक्स्ट टाइम पीरियड हमने निकालना है उसका, द टाइम इनसाइड अ डे टू कवर सेमी सर्कुलर पाथ, कि अब टाइम कितना लगा उसको अपना सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, क्योंकि वो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं, हमने शुरू में ही कहा था कि ये डी कौन सी है, सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा उस डी की सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए वो कितना लगेगा, क्योंकि हमें पता टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आ गया πr, स्पीड आ गया v, क्योंकि हमने सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस लेना है। अगर हमारे पास पूरा सर्कुलर होता है तो उसका हमें पता है कितना होता है, सेमी सर्कमफ्रेंस 2πr। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर का पाथ कितना होगा, πr/v। अब यहाँ हमने r की वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कौन सी थी, यहाँ पे हमने r की वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, mv
बाय वी क्यू। ये आर वाली वैल्यू इस आर में पुट कर दीजिए आप, पाई बाय बी एम इंटू बी वी क्यू, वी के साथ वी कैंसल, टी इज इक्वल टू पाई एम बाय बी क्यू। ये निकल गया टाइम पीरियड ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ का। उसके बाद क्या आएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो डीज है, जो पार्टिकल है वो क्या करता है कि पार्टिकल क्या कर रहा था, जब यहाँ पर वेलोसिटी के साथ जा रहा था वो, तो उसके अंदर जो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इफेक्ट में आने की वजह से सर्कुलर पाथ बना रहा था। इसका चार्ज पॉजिटिव था इस डी का चार्ज नेगेटिव था। जब वो पार्टिकल मूव करके गया और मूव करने के बाद उसने सेमी सर्कुलर पाथ बनाया तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, ये पहले वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसका टोटल डिस्टेंस ये कितना हो गया विद टाइम, टी हो गया। अब जब ये हाफ पॉजिटिव बना रहा था हाफ नेगेटिव बना रहा था, तब इसकी पोलैरिटी ऑफ टाइम कितनी होगी, t/2। इसकी भी t/2, इसकी भी t/2, टोटल कितनी हो जाएगी, t/2 प्लस t/2 टोटल t। तो हमने इस t को क्या लिख लेना है, अब t/2 लिख लेना है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये हाफ पोलैरिटी के साथ चेंज हो रहा था, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब टोटल टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा था, ये t/2 टाइम के साथ चेंज हो रहा था। तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी 2 पाई एम बाई बी क्यू। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। ये हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। ये क्या होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। यहाँ पे आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है, कितना आ जाएगा ये 2 पाई/2 पाई m/b/q। सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये b/q/m, 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू b/q/m। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद है इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। म्यू इज इक्वल टू 1/t। अब t की वैल्यू आपने निकाली पीछे, t की वैल्यू क्या है 2 पाई m/b/q। वो वाली t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी में, 1/2 पाई m/b/q और bq/2m। ये आ गई इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जिसे हम मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसकी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो पार्टिकल था वो हाई एनर्जी के साथ बाहर आया था, तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसको भी मैक्सिमम लिख लेते हैं। इनको करने से पहले हमने v मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो v मैक्सिमम कहाँ से निकलेगा, यूज़ करिए वो पीछे वाली इक्वेशन, यहाँ पे अपने r की वैल्यू निकाली थी, r इज इक्वल टू mv। ये आपने ऑलरेडी निकाली। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी bq/m। अब क्योंकि आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेडियस, तो इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ उसके रेडियस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने स्मॉल r को कैपिटल R लिख लिया। इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए इसे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में v मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको देते हैं हम इक्वेशन स्टार। ये वाली वैल्यू v मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाएगी हाफ mv/m², हाफ
इंटू एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर, कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू। लास्ट है इसकी लिमिटेशंस। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सरलेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। कि जो साइक्लोट्रॉन है हमें पता है वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सरलेट करता है, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सरलेट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। अब जब हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता है इसका, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो वो एक्सरलेट कैसे होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस कारण से हम यहाँ पे न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को कंसिडर नहीं करते। सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसकी, कि इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सरलेट इलेक्ट्रॉन स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सरलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका मास क्या होता है, कम होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, मास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के हमारे पास फॉर्मूला होता है m=m0/1 - v²/c²। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड के साथ वेरी करेगा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि जब हमारे पास एक हैवी बॉडी और हमारे पास ज़्यादा स्मॉल बॉडी है, अब दोनों पे हम फोर्स लगाएंगे तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। हमारे पास मास कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो, जब उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब हम उसको उस साइक्लोट्रॉन के अंदर कंसीडर करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे पार्टिकल प्रोटॉन की जगह कौन सा ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका मास काफ़ी कम है। जब ये इसके अंदर साइक्लोट्रॉन के अंदर आएगा, तब ये क्या करेगा कि ये ना इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा रेडियस के साथ मूव करता जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम है, तो ये बार बार यहाँ पे घूमता जाएगा। जो हमने यहाँ पे टारगेट पार्टिकल लगाया था, कि टारगेट पार्टिकल क्यों लगाया था हमने, कि हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है चार्ज पार्टिकल की, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद वो कितनी हाई एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मास कम है, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, घूम रहा है, अपने चक्कर लगा रहा है अंदर, तो दोनों का जो गैप है ना D1 और D2 के बीच में, इसके अंदर आएगा ही नहीं वो, ठीक है, मतलब उसका कोई टारगेट होगा ही नहीं, वो अंदर ही घूमता रहेगा। तो जो हमने T=T/2 टाइम लिया था, ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये अंदर ही डिस्क्राइब अपना बात करता रहेगा, तो जिसका टारगेट पार्टिकल विद हाई एनर्जी के साथ ये बाहर नहीं मूव होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये थी इनकी लिमिटेशंस।